7 जून 2023 मिया रोड के गीता आकाशदीप बिल्डिंग से एक ऐसा क्राइम सामने आया जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप कमजोर दिल वाले इंसान हो तो आप इस वीडियो को अभी स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे ब्रूटल सीन्स और ब्रूटल बातें होगी जिसे देख के आपका दिल दहल जाएगा। इसलिए अगर आप कमजोर दिल के इंसान हो तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दीजिए। उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 704 से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। जब वो स्मेल बर्दाश्त के बाहर होने लगी तो आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को कंप्लेन कर दिया। और जब पुलिस वहां पे आती है, उस फ्लैट के अंदर एंटर करती है, तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि फ्लैट के अंदर बहुत सारे लाशों के टुकड़े पड़े हुए हैं। कुछ लाशों के टुकड़े बाल्टियों में हैं, कुछ लाशों के टुकड़ों को कुकर में बॉईल किया जा रहा है, कुछ लाशों के टुकड़ों को फ्राई किया जा रहा है और किसी को रोस्ट किया जा रहा है। आखिर इस किलर के दिमाग में ऐसा क्या था जिसने एक खौफनाक अपराध को अंजाम दिया है? चलिए जानते हैं इस केस स्टडी के बारे में। The horrific Mira Road murder gets murkier. दरवाजा खोलते ही जो तेज बदबू बाहर आई, उसी पल हरेक का शक यकीन में बदल चुका था। Ran a Google search on his mobile to figure out how to dispose of the body and cover up the stench. लिव इन पार्टनर के टुकड़े कर कुकर में उबाला। कौन है साइको किलर? ये कहानी है एक लिविंग रिलेशनशिप की, और आज के जनरेशन में लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही कॉमन है। ऐसे कपल्स थे सरस्वती वैद्या, जिसकी उम्र 32 इयर्स की थी, और उसका लिविंग पार्टनर मनोज साने, जिसकी उम्र 56 ईयर की थी। सरस्वती वैद्या का बचपन अहमदनगर के अनाथालय से गुजरा है, जहाँ पर उसकी 3 बहनों के साथ उसने अपनी जिंदगी बिताई है। जैसे ही वो 18 साल की हो जाती है तो वो अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे चली जाती है। सरस्वती वैद्या जो होती है वो पढ़ाई में कुछ खास अच्छी नहीं होती, इसलिए वो 10वीं कक्षा में फेल हो जाती है। उसी दूसरी तरफ जो मनोज साने होता है वो भी अनाथ होता है, लेकिन अनाथ होने के बावजूद भी वो अच्छी पढ़ाई करता है और अच्छी डिग्री हासिल करता है। लेकिन अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी उसे कोई नौकरी नहीं मिलती, इसीलिए वो बोरीवली के राशन की दुकान पे एज अ सेल्समैन के तौर पे काम करता है। 7 जून 2023 के ठीक 15 साल पहले सरस्वती वैद्या की मुलाकात मनोज साने से उसी राशन की दुकान में होती है। जब सरस्वती वैद्या को पता चलता है कि मनोज साने भी उसी की तरह अहमदनगर से बिलोंग करता है, तब इन दोनों में एक दोस्ती हो जाती है। और जब इन दोनों को पता चलता है कि दोनों ही अनाथ है, तो इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए जगह बन जाती है। सरस्वती वैद्या जो होती है वो फाइनेंशियली बहुत ही वीक होती है, उसे पैसों की हमेशा जरूरत होती है। तो जब वो मनोज साने से मदद मांगती है तो मनोज साने उसे एक सेल्स गर्ल की नौकरी दिलवा देता है। सरस्वती वैद्या को जब भी किसी भी चीज की जरूरत होती है तो मनोज साने उसकी हमेशा हेल्प करता है। जब सरस्वती वैद्या को ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी के लिए मनोज साने एक परफेक्ट इंसान है, तो वो ये फैसला करती है कि मनोज साने के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहेगी। लेकिन मनोज साने और सरस्वती वैद्या के बीच में 20 साल का एज डिफरेंस होता है। ये जानने के बावजूद भी सरस्वती वैद्या मनोज साने के साथ रिलेशनशिप में रहती है। तब ये दोनों मिया रोड के गीता आकाशदीप बिल्डिंग में फ्लैट नंबर 704 पे रेंट पे रहते हैं। और ये जो कपल्स होते हैं वो आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, इसलिए आस पड़ोस का मानना था कि ये जिस तरीके से बात करते हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि ये दोनों पति पत्नी हैं। 4 जून 2023 को मनोज साने के फ्लैट से बहुत ही अजीब सी स्मेल आती है, और ठीक 2 दिन बाद 7 जून को जब वो स्मेल बर्दाश्त के बाहर होने लगती है तो आस पड़ोस के लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। और पुलिस जैसे ही मनोज साने का दरवाजा खटखटाती है और मनोज साने जब दरवाजा खोलता है, तब वो पुलिस को देख के भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ ही लेती है। लेकिन जब पुलिस घर के अंदर एंटर करती है और जो नज़ारा वो देखती है, उसे देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस देखती है कि लाशों के टुकड़े पड़े हुए हैं, लाशों के टुकड़े बाल्टियों में रखे हुए हैं, बर्तनों में खून जमा करके रखा हुआ है। कुछ लाशों के टुकड़ों को कुकर में उबाला जा रहा है, कुछ लाशों के टुकड़ों को फ्राई किया जा रहा है और कुछ लाशों के टुकड़ों को मिक्सर में पीसा जा रहा है। ये नज़ारा देख के पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब पुलिस मनोज साने से सवाल जवाब करती है, तब मनोज साने कहता है कि उसने सरस्वती वैद्या की हत्या नहीं की है। 4 जून को जब वो घर आया तो उसने देखा कि सरस्वती वैद्या ने जहर पी के खुदकुशी कर ली है। और ये बात अगर पुलिस वालों को पता चलेगी तो पुलिस वाले मुझे ही मुजरिम समझ के मुझे जेल में डाल देंगे, इसलिए पुलिस वाले से बचने के लिए मैं उसकी लाश को गायब कर रहा था। ऐसा कहना था मनोज साने का।
तो पुलिस वाले जब पूछते हैं कि तुम्हारा क्या रिलेशन है सरस्वती वैद्या से, तो मनोज साने कहता है कि सरस्वती वैद्या मेरी बेटी जैसी है और वो 10वीं कक्षा की तैयारी कर रही थी, इसलिए मैं उसे मैथ्स सिखा रहा था। पुलिस को उसके घर से एक बोर्ड मिलता है जहाँ पे मैथ्स का सम सॉल्व किया हुआ होता है। जब ये बात मीडिया में फैलती है, आस पड़ोस के लोगों को फैलती है, तब उड़ती उड़ती ये बात सरस्वती वैद्या की बहनों तक भी जाती है। और फिर जब वो बहनें पुलिस वाले से कांटेक्ट करती हैं और फिर बहनें पुलिस वालों को ये बताती है कि मनोज साने और सरस्वती वैद्या ये दोनों पति पत्नी हैं। ये सुन के पुलिस वाले भी शॉक हो जाते हैं और फिर वो बताते हैं कि मनोज साने और सरस्वती वैद्या 8 साल पहले एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मनोज साने सरस्वती वैद्या से 20 साल उम्र में बड़ा होने के वजह से सरस्वती वैद्या मनोज साने को अपने रिलेटिव्स को मामा कह के इंट्रोड्यूस करवाती हैं। ये बात जब पुलिस सुनती है फिर उसके बाद वो मनोज साने से सख्ती से सवाल जवाब करती है। तब मनोज साने पति पत्नी वाली बात एक्सेप्ट कर लेता है। फिर मनोज साने बताता है कि सरस्वती वैद्या जो है वो बहुत ही शक करने वाली इंसान थी। उसे शक था कि मेरा किसी और लड़की के साथ अफेयर है। उसे शक था कि मैं उसे चीट कर रहा हूँ। इसी की वजह से इन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। 4 जून को भी ठीक ऐसा ही हुआ था, लेकिन उस दिन झगड़ा इतना ज्यादा हो गया था कि मनोज साने गुस्से में बाहर चला गया। लेकिन जब वो घर पे आया तब उसने देखा कि सरस्वती वैद्या ने जहर पी के खुद की जान ले ली है। जब पुलिस मनोज साने का घर का छानबीन करती है तो पुलिस को उसके घर से एक चेन सॉ मिलता है, टाइल कटर मशीन मिलती है, हथौड़ा मिलता है। तो पुलिस इन सारे एविडेंस को कोर्ट में लेके जाती है। लेकिन मनोज साने के जो वकील होते हैं वो कोर्ट में ये बोलते हैं कि मनोज साने दिमागी मरीज है, इसीलिए इसे रिहा कर दिया जाए ताकि वो अपना इलाज करा सके। तो जज जो होता है वो पुलिस वालों को ये ऑर्डर देता है कि मनोज का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाया जाए। अब सच और झूठ जल्दी कभी छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए जो जेजे हॉस्पिटल है वो मनोज साने का साइकोमेट्रिक टेस्ट करती है और उस टेस्ट में ये पाया जाता है कि मनोज साने पूरी तरह से स्वस्थ है, मेंटली वो पूरी तरह से एकदम एक्टिव है। फिर उसके बाद पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। पुलिस आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है पर उन्हें कुछ ज़्यादा खास इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। फिर जो पुलिस होती है वो मनोज साने का फ़ोन चेक करती है, फ़ोन का हिस्ट्री निकालती है। तब पता चलता है कि मर्डर के ठीक 5 दिन पहले यानी कि 28-29 मई के आसपास मनोज साने फ़ोन में ये सर्च करता है कि किसी का मर्डर कैसे किया जाए, किसी के शरीर को कैसे काटा जाए और शरीर को काटने के लिए किन औजार की ज़रूरत होगी। ये सारे गूगल सर्च हिस्ट्री मनोज साने के फ़ोन से मिलती है। तो पुलिस इसी के आधार पे मनोज साने से फिर से सवाल जवाब करती है और इस बार बहुत ही ज़्यादा सख्ती से सवाल करती है। तब मनोज साने जो बताता है उसे सुनकर दिल दहल जाएगा आपका। मनोज साने कहता है कि शक करने वाली इंसान सरस्वती वैद्या नहीं बल्कि मैं खुद था, क्योंकि मेरी उम्र 57 ईयर्स की थी और सरस्वती वैद्या की उम्र 32 ईयर की थी। वो एक जवान लड़की थी और मैं एक बूढ़ा इंसान था। मुझे ऐसा लगता था कि सरस्वती वैद्या मुझे चीट कर रही है। मुझे ऐसा लगता था कि सरस्वती वैद्या का चक्कर किसी और लड़कों के साथ भी होगा क्योंकि वो जवान और खूबसूरत भी दिख। यही मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मनोज साने और सरस्वती वैद्या के बीच में हमेशा झगड़ा होता था। लेकिन सरस्वती वैद्या जो है वो बहुत ही अच्छी लड़की थी जो मनोज साने को दिल से प्यार करते थे। लेकिन मनोज साने के दिमाग में एक मिसअंडरस्टैंडिंग भरी थी और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मनोज साने ये फैसला करता है कि वो सरस्वती वैद्या की हत्या कर देगा। इसीलिए वो गूगल हिस्ट्री पे सर्च करता है कि कैसे मर्डर किया जाए, कैसे लाश को काटा जाए। तो 4 जून 2023 को इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा होता है और वो झगड़ा इतना ज़्यादा होता है कि मनोज साने अपना संतुलन खो बैठता है। तब वो क्या करता है कि पास के ही डेयरी शॉप में जाता है और छाछ लेके आता है और उस छाछ में जहर मिला के सरस्वती वैद्या को पिला देता है और सरस्वती वैद्या बिना सोचे समझे उस जहर को पी लेती है और मनोज साने उसको घर में लॉक करके उसको ऐसे ही तड़पता हुआ छोड़ देता है। और फिर जब वो घर पे आता है तब वो देखता है कि सरस्वती वैद्या मर चुकी है। फिर उसके बाद मनोज साने एक ऐसे क्राइम को अंजाम देता है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। मनोज साने पहले से ही चेन सॉ मशीन, टाइल कटर मशीन और एक हथौड़ा पहले से तैयार रखता है। फिर वो सरस्वती वैद्या की लाश को टुकड़ों में काटता है। कुछ लाश के टुकड़ों को
वो कुकर में उबालता भी है और कुछ लाश के टुकड़ों को वो रोस्ट करता है, फ्राई करता है। कुछ लाशों के टुकड़ों को वो इतना बारीकी से काटता है ताकि वो बाथरूम के जरिए से फ्लश से बहा सके, और कुछ लाशों के टुकड़ों को वो कुत्तों को भी खिलाता है। मतलब क्राइम ऐसा कि मुझे बोलने में भी हिचकिचाहट हो रही है। फिर उसके बाद मनोज साहनी की सच्चाई जब लोगों के सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये थी कहानी एक लिविंग रिलेशनशिप की। एक मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से मनोज साहनी ने जो फैसला उठाया सरस्वती वाद्य को मारने का और उसकी लाशों को टुकड़ा करने का, जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अक्सर आपको भी पता है कि लिविंग रिलेशनशिप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ एक ही चीज़ होती है, और वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। तो ये थी आज की केस स्टडी। ये केस स्टडी आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप इसी तरह से ब्रूटल केस स्टडीज़ को जानने में इंटरेस्टेड रखते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले केस स्टडी में। अभी के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।